Now you can start. Okay, sir. Good morning, all of you. This is me, Shobha Sharma. I'm a student of BA first year. Today, I'm here to present my topic, indifference curve. First of all, I want to tell you the definition of indifference curve. An indifference curve is a graph showing combination of two goods and that gives the consumer equal satisfaction and utility. इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो कि हमें शो करता है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कि हमें एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है. Each point on an indifference curve indicate that the consumer is indifferent between the two and all points give him the same utility. हर एक पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, वो सेम होता है और इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर को जो है दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो है सेम लेवल का यूटिलिटी मिल रही है उन्हें. To give this concept and what is the reason behind this? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया और इस कॉन्सेप्ट को देने का रीजन क्या रहा? The concept of indifference curve analysis was first propounded by British economist Francis Isidro Edward in his seminal 1881 book. The theory of indifference curve is a vital component of ordinary utility and consumer theory. ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्सेप्ट जो है हमें ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने दिया था जिनका नेम था फ्रांसिस इसिडोर एडवर्ड ईयर 1881 में अपनी बुक में. ये इंडिफरेंस थ्योरी जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्डिनल यूटिलिटी का और कंज्यूमर थ्योरी का. और इसका रीजन क्या है, क्यों यूज करते हैं हम इसे? यूज वर्ल्ड वाइड to predict and judge consumer behavior, the approach prefers the study of consumer preference instead of measuring them in terms of money. इसे हम क्या जानने के लिए यूज करते हैं? जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसे जानने के लिए यूज करते हैं. और ये अप्रोच जो है इस अप्रोच को हमने स्टडी करने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर के लिए यूज किया है और ना कि उनकी मनी टर्म्स में, मतलब उनकी क्या है वो क्या कितनी यूटिलिटी वो प्रेफर करते हैं उनको जानने के लिए. Now I am taking the example. A person went to the grocery store to buy cereals and cookies. He has to decide now how many packets of each he must buy to achieve the maximum utility level. एक पर्सन है वो ग्रोसरी शॉप पर गया है, ठीक है, उसे सीरियल्स भी बाय करना है और कुकीज भी बाय करना है. अब वो डिसाइड करता है कि उसे कितने पैकेट जो है सीरियल्स के बाय करना है और कुकीज के बाय करना है जिससे जो है उसे मैक्सिमम यूटिलिटी लेवल मिल सके. तो हम इसे एक टेबल से एक्सप्लेन करते हैं, टेबल से समझते हैं. देखिए इंडिफरेंस शेड्यूल लेते हैं हम और इंडिफरेंस पॉइंट लेते हैं, मींस कॉम्बिनेशन ए बी सी डी. और सीरियल्स लेते हैं, सीरियल्स के पैकेट लेते हैं और कुकीज के पैकेट लेते हैं. जब हमारा एक कॉम्बिनेशन पर जब हम एक पैकेट सीरियल्स का बाय कर रहे हैं तो मींस हमारी 16 पैकेट जब हम कुकीज के बाय करेंगे तो हमारी सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी हमें मिलेगी. वहीं अगर हम बी कॉम्बिनेशन पर 2 पैकेट सीरियल्स के बाय कर रहे हैं और जब हम कुकीज के 13 पैकेट बाय करेंगे तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ऐसे ही कॉम्बिनेशन सी पर जब हम 5 पैकेट सीरियल्स के बाय कर रहे हैं तो 6 पैकेट बाय करने पर कुकीज के हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी. डी कॉम्बिनेशन पर जब हम 8 पैकेट सीरियल्स के बाय कर रहे हैं तो कुकीज के 3 पैकेट बाय करने पे हमें सेम यूटिलिटी मिलेगी. Here, the indifference schedule provides us with possible combination of two goods, that is cereals and cookies, each of which gives the same level of satisfaction to the consumer. हमने देखा कि वन कॉम्बिनेशन ए पर जब हमने 1 पैकेट बाय किया तो हमें 16 पैकेट कुकीज के बाय करना पड़े. बी पर 2 पैकेट जब हमने सीरियल्स के बाय करे तो 13 पर हमें 13 कुकीज के बाय करना पड़े. सी पर जब हमने 5 पैकेट्स बाय किए सीरियल्स के तो कुकीज के हमें 6 बाय करना पड़े. डी पर जब 8 हमने बाय किए सीरियल्स के तो कुकीज के हमें 3 बाय करना पड़े. अब यही हम अपने ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे. देखिए हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे सीरियल्स के पैकेट और वाई एक्सिस पर ले लेंगे कुकीज के पैकेट. ठीक है, जब हम 1 बाय कर रहे थे तो हमने 16 जो है कुकीज के बाय किए, उसी तरह हम अपने जो है ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे. और जब हम 2 बाय कर रहे थे तो हमने 13 बाय किए कुकीज के.
जब हम 5 पैकेट सीरियल्स के बाय कर रहे थे तो हमने कुकीज के कितने किए, 6 किए। और जब हम 8 बाय कर रहे थे सीरियल्स के पैकेट तो कुकीज के हमने 3 किए। तो इसी तरह हमने जब अपने ग्राफ प्लॉट किया तो ये हमारा ग्राफ कहाँ आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा जो है डिक्रीज होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, हमारा कर्व जो है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। Now I want to explain you the features of indifference curve. First feature, indifferent curve always slope downwards from right to left, left to right. ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी का एक गुड कमोडिटी का इंक्रीज करते हैं यूनिट, तो दूसरी कमोडिटी का क्या होता है, हमें डिक्रीज करना पड़ता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Second, it is always convex to the origin. सेम जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया कि ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारा कॉन्वेक्स शेप में आ रहा है। क्यों आ रहा है, वही रीजन है कि अगर हम एक का इंक्रीज करते हैं यूनिट एक कमोडिटी का तो दूसरे का हमें डिक्रीज करना पड़ता है। थर्ड, हायर इंडिफरेंट कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या होता है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, और जितना इंडिफरेंस कर्व जिसका सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा वो लोग उसे ही प्रेफर करते हैं। इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने टेबल में भी देखा कि कुछ ना कुछ जो है कंज्यूम कर ही रहा है। क्योंकि कॉम्बिनेशन पे हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ही रहे हैं, कभी ये जीरो नहीं हो सकता। अगर हम एक गुट का 1% कर रहे हैं तो दूसरे गुट का हम 2% कर रहे होंगे। इस वजह से ये जो है कभी एक दूसरे को कट नहीं करता, एंड इट नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये कभी पैरेलल नहीं हो सकता, ये अगर कॉन्वेक्स शेप में ही आएगा, कभी पैरेलल होगा नहीं। Now I want to explain you marginal rate of substitution. The marginal rate of substitution is the proportion at which the quantity of a particular commodity is sacrificed in relation with the increase in the quantity of the other commodity, such that the utility derived from the new combination is same as before. क्या होता है marginal rate of substitution में कि हमें जो है एक कमोडिटी, एक पार्टिकुलर कमोडिटी को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरी कमोडिटी के लिए। हम एक कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है, दैट द यूटिलिटी जो है एक हमें न्यू कॉम्बिनेशन देती है, पर क्या होता है वो सेम होती है पहले से। इट इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व डिपेंडिंग द विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू सैक्रिफाइस वन कमोडिटी फॉर अनदर। ये स्लोप ही होता है इंडिफरेंस कर्व का जिस पर हम डिपेंड होते हैं, और एक कंज्यूमर जो है सैक्रिफाइस करना चाहता है अपना कमोडिटी का एक यूनिट दूसरे के लिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं माइनस डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वेयर माइनस डेल वाई इज द डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई एंड डेल एक्स इज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। क्या होता है, जो डेल वाई होता है वो जो डिक्रीजमेंट होता है हमारी क्वांटिटी में कमोडिटी के वो y होता है, और जो डेल x होता है जो भी इंक्रीजमेंट होता है, चेंज इन इंक्रीजमेंट होता है हमारी कमोडिटी में वो होता है। इन अबव एग्जांपल ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, लेट अस कंसीडर सीरियल्स एज x एंड कुकीज एज y। देन नाउ सी दिस टेबल। हम जो है पहले क्या करेंगे, इंडिफरेंट पॉइंट्स लेंगे मींस कॉम्बिनेशन, फिर कॉम्बिनेशन y प्लस x लेंगे, चेंज इन पैकेट्स ऑफ कुकीज में कितना चेंज आया मींस डेल माइनस डेल वाई लेंगे, चेंज इन पैकेट्स ऑफ सीरियल्स में कितना चेंज आया वो लेंगे, और हम उससे जो है क्या करेंगे, अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कैलकुलेट करेंगे। कॉम्बिनेशन ए पे देखिए क्या आता है हमारी ऊपर वाली टेबल में, 1 सीरियल का कितना था 1 था, कुकीज का कितना था 16 था। वही हमने यहाँ पे क्या करा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की टेबल में 16 और प्लस 1 कर दिया, मीन जो भी y कमोडिटी और x कमोडिटी होगी उन्हें हम 1 प्लस कर देंगे, और अपने फॉर्मूले की बेसिस पर जो है उसे हम पुट करते जाएंगे। माइनस डेल y कैसे आया,
जब हमने 16 में से 13 माइनस किए तो हमारा -3 आया। जब हमने 13 में से 6 माइनस किए तो हमारा -7 आया। और जब हमने 6 में से 3 माइनस किए तो -3 आया। ऐसे ही चेंज इन कमोडिटी एक्स में कर देंगे, मीन्स सीरियल्स में कर देंगे, उसका जो भी चेंज आएगा वो हम लिख देंगे। मीन्स 1 तो हमारा ऐसे ही आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 8 में से 5 गया 3 आ गया। तो इस फॉर्मूले को जो है, जो भी हमारे चेंजेस आए उसे हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। मीन्स माइनस डेल वाई अपॉन डेल एक्स में पुट करेंगे तो हमारा आंसर -3 में आ जाएगा। जब हम पुट करेंगे माइनस डेल अपॉन माइनस एक्स करेंगे कॉम्बिनेशन सी का तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2.33 आएगा। और कॉम्बिनेशन डी का जब हम -3/3 करेंगे तो -1 आएगा। As we know, no two goods can entirely substitute each other. Thus, the value derived from each additional unit of one commodity diminishes rapidly in respect to the quantity of the product which is being sacrificed. देख, कभी भी क्या होता है, हम दोनों गुड्स को एकदम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ना ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उन्हें दूसरे गुड्स के लिए। कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम एक एडिशनल यूनिट जो है एक कमोडिटी का इंक्रीज करते हैं तो दूसरी कमोडिटी का डिक्रीज होना ही है। Now, assumptions क्या होती हैं? First assumption, two commodities. The first assumption is that the consumer has a fixed income which he wants to allocate for buying only two commodities. Means इस assumption का mean ये हुआ कि कभी भी कंज्यूमर जो है क्या करेगा, दो कमोडिटीज के बीच ही allocate कर सकता है। अपनी इनकम को जो है दो कमोडिटीज के बीच ही वो खर्च करेगा। Rational consumers क्या होते हैं? A consumer behaves logically and always look forward to maximize his level of satisfaction. Rational consumers वो होते हैं जो logically behave करते हैं एक लॉजिक के साथ और हमेशा क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जहां उन्हें मिल रहा हो उस लेवल पर जो है वो क्या करेंगे, अपने आप को कंज्यूम करेंगे। थर्ड है हमारा नॉन सैटिस्फैक्टरी। प्रेफरेंस इज हियर सैटिस्फैक्टरी का मीनिंग saturation होता है और preference is given to the goods of larger amount and to a smaller amount by the consumer where other things are same. मीन्स यही है कि लोग जो है कंज्यूमर जो है प्रेफरेंस किसे देते हैं, ज्यादा अमाउंट को देते हैं, स्मॉलर अमाउंट से कम, स्मॉलर अमाउंट को कम देते हैं और लार्जर अमाउंट को ज्यादा देते हैं, जहाँ पे क्या होता है दोनों ही सेम होते हैं, अदर थिंग्स जो होती है वो सेम होती है। Transitivity. It is assumed that the consumer taste, choice and preference remain constant. This means if consumer prefer X to Y and Y to Z and then he prefer X to Z, means क्या होता है यहाँ पे कंज्यूमर का टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस सब कुछ सेम होता है, बस उनकी यूटिलिटी पे बेस है कि वो क्या चीज प्रेफर कर रहा है। मीन्स कंज्यूमर अगर प्रेफर कर रहा है X Y के तरफ तो Y क्या करेगा, Z की तरफ करेगा, तो क्या कर रहा है वो X to Y प्रेफर कर रहा है। Now uses of indifference curve. The indifference curve has been used to describe the producer equilibrium and the problem of exchange taxation etc. तो indifference curve जो होता है, जो producer equilibrium को सेट करना चाहता है और जो प्रॉब्लम जो है एक्सचेंज की और टैक्सेशन की उन्हें खत्म करना चाहता है। It is said to make unrealistic assumption about human behavior और कहा गया है कि हमें जो है जो रियल नहीं है assumptions वो assumptions लेनी पड़ती हैं human behavior के लिए। It is unable to explain risky choice undertaken by the consumer. मतलब जो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वो एक्सप्लेन कर पाए बहुत कंज्यूमर की चॉइस को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। उनकी चॉइस को एक्सप्लेन करना हम नहीं बता पाते कि किसको जो है क्या चीज ज्यादा प्रेफर करना अच्छी लगती है। क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व, इसमें ये होता है कि हम जो है जरूरी नहीं है हमारी मतलब टेस्ट जो है बदलता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है अगर आज हमें टी प्रेफर कर रहे हैं, हमें टी पसंद है, तो शायद कुछ टाइम बाद या फिर हमारा विंटर्स में जो है टेस्ट बदल जाए। क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व का यही मीन होता है। थैंक यू एंड दिस इज फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।
Thank you, but don't close the PDF. Don't close the PDF. Okay, let me summarize your content. तो सबसे पहले तो हम अपने ऑडियंस से पूछना चाहेंगे, कोई किसी को कोई माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम के उसको आसानी से समझ लें और इसको नोट डाउन कर लेंगे अपना। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस सबसे पहले तो नहीं है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। देखिए जो ये इंडिफरेंस कर्व की स्टोरी है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में ये मानते हैं कि कोई भी कंज्यूमर वो कभी भी सिंगल कमोडिटी कंज्यूम नहीं करता है। सिंगल कमोडिटी का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि आप मल्टीपल कमोडिटीज को कंज्यूम करते हो टू सरवाइव इन द लाइफ। जिंदगी जीने के लिए आप केवल किसी सिंगल कमोडिटी पे डिपेंड नहीं होते हो, आप बल्कि मल्टीपल कमोडिटीज पर डिपेंडेंट होते हो और उनको कंज्यूम करते हो। एम आई राइट? हाँ, तो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप केवल आटे की केवल रोटियां ही आप नहीं खाते हो। आप रोटियों के साथ साथ आप चावल भी खाते हो, दाल भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, है ना? उसके साथ साथ आप देसी घी लगा के रोटी में वो भी खाते हो। तो देयर आर ए नंबर ऑफ कमोडिटीज विच आर कंज्यूम टुगेदर, मतलब बहुत ढेर सारी कमोडिटीज होती हैं जो एक साथ कंज्यूम की जाती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो हमारे अर्थशास्त्री थे उनके सामने समस्या ये थी कि उन्होंने कहा चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर एक से ज्यादा मतलब दो कमोडिटी कंज्यूम करता है। ठीक है। तो दो कम्युनिटी वो कंज्यूम करता है, तो अब ये दो कम्युनिटी जब वो कंज्यूम करेगा तो उसको जाहिर सी बात है, हर कंज्यूमर का हमने एक बेसिक पर्पस बताया था कि हर कंज्यूमर का एक बेसिक पर्पस होता है कि मैक्सिमम यूटिलिटी ऑब्टेन करना। मैक्सिमम यूटिलिटी क्या है, ये लास्ट क्लास में मुंतहा नदीम जी ने अपने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। किसी वस्तु की अ, संतुष्टि को पूरा करने की क्षमता होती है। ठीक है। उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति होती है जो उसमें निहित होती है, ताकि वह संतुष्टि को संतुष्ट कर सके। ठीक है। तो अब इन्होंने अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कंज्यूमर होगा वो जो है मैक्सिमम यूटिलिटी ऑब्टेन करना चाहेगा। तो अब उसके कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो दो कमोडिटी का कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन चुने। दो कमोडिटीज मान लीजिए उसको जो है एक साथ दे दिया जाए, और वो एक टेबल पे बैठा हुआ है और उसकी भूख लगी हुई है। ठीक है। उसके सामने एक सेब रखा हुआ है, सेब का एक टुकड़ा रखा हुआ है, और उसके सामने केले का एक टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है। अब उसको दोनों को ऐसा नहीं कि केवल सिंगल ही कोई एक चीज खा के उसको पेट भरना है। ठीक है। अब उससे उससे ये पूछा जाता है कि आपको सेब और केले की कितनी क्वांटिटीज दे दी जाए कि आप इंडिफरेंट हो जाए। इंडिफरेंट होने का मतलब ये होगा कि इससे आपका कोई असर ना पड़े। तो जैसा कि इन्होंने एक लिस्ट बना के दिखाया कि एक ये दोनों कॉम्बिनेशन से वो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट होने का मतलब ये हो गया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके अलावा मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीजें उससे कम है कि अधिक है। लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो इंडिफरेंस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन ए है, उस कॉम्बिनेशन में मान लीजिए उसको एक सेब और 16 केले दिए जाते हैं, तो उससे उसका पेट भर जाएगा। दूसरा उसका पेट भरने का ऑप्शंस क्या है कि उसको 2 सेब दे दो और 13 केले दे दो। ठीक है। तीसरा उसके पास ऑप्शंस क्या है कि 5 सेब दे दो, या 5 सेब और 6 केले दे दो। तो या फिर उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो क्या है कि उसको 8 सेब दे दो और 3 केले दे दो। तो इस तरीके से ए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस वो आपके सामने रिवील कर देगा, आपको बता देगा। तो उस कॉम्बिनेशंस में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन को आप दे दोगे तो उसका पेट भर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको पेट भरने के लिए एक इंडिफरेंस, एक पेट भरने के लिए उसने 7 पॉइंट बता दिए, उसमें से किसी एक पॉइंट पे उसको आप दे देंगे तो उसका पेट भर जाएगा। ठीक है। तो अब इसी कंसेप्ट को अगर हम एक अपने फॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, तो सारी चीजें जब एक फॉर्मली इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लेके आते हैं, तो इस अब उसी को अगर हम जो हमने उससे बात की कि आपको कितने कॉम्बिनेशंस दे दे कि आपका पेट भर जाए, तो उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन सारी चीजें बता दी। तो उसी कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दें, ग्राफ पे उसको ला के उसको हम बना दें,
तो उससे ही उस ग्राफ, जो एक ग्राफ बनेगा, जो एक कर्व बनेगा, उसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि उस इंडिफरेंस कर्व पे सभी जितने भी पॉइंट्स ऐसे होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, वो सभी पॉइंट्स उसके मतलब भूख को पूरा करने के लिए जो है सफिशिएंट होंगे। उसमें से कोई भी पॉइंट पे आप उसको जो है दे दीजिए, तो वो उस पॉइंट पे उसका सेटिस्फेक्शन मतलब इक्वल होगा। तो इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है कि डिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन, शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स, है ना, विच प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये जो है कंज्यूमर डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन है। और इसको अगर हिंदी में कहना चाहे तो उदासीनता वर्क, इसको हिंदी में कहते हैं उदासीनता वर्क। ठीक है, उदासीनता वर्क वह है जो उदासीनता वर्क वह है जो समान संतुष्टि वाले बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के दो या दो से अधिक वस्तुओं के समान संतुष्टि वाले बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हिंदी वाले करना लिखे हो फिर से लिख ले। उदासीनता वर्क वह बिंदु है जो उदासीनता वर्क वह बिंदु है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसको हम लिख भी दे रहे हैं। अभी हटाना मत, अभी हम थोड़ा सा प्रेजेंट कर रहे हैं इनको, फिर से आप दिखाइएगा। इसके डेफिनेशंस थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हम हटा लेंगे। हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लें उदासीनता वर्ग की, और इंग्लिश मीडियम वाले ने तो लिख ही लिया होगा, नो डाउट। हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लें उदासीनता वर्ग की। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। चलिए, उदासीनता वर्ग की परिभाषा लिख लीजिए। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो या दो से अधिक, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है दो या दो से अधिक है, लेकिन हम अपना इसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए केवल दो दो वस्तुएं लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोगों को, संयोग बेटा गाना कौन बजा रहा है, संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब फिर से हम लोग वहीं आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन में, ले आइए उसको। तुम शर्मा जी उसको प्रेजेंट करो, प्रेजेंट करो उसको पीडीएफ को। अच्छा, वो हमने लग रहा
टेक ओवर के लिए ऐसी वैसे अब नहीं शो नहीं है, फिर से प्रेजेंट करो। चलिए अब से डेफिनेशन बोलते जाएंगे, लास्ट में उसको लिखवा देंगे। हाँ तो हाँ हो गया। तो देखिए हमने जो वो कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट ले आइए, वो कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट दिखाओ, उस पे पेज पे लाओ। हाँ ये देखिए, ये हो गया। अब देखिए जो अभी हमने ऊपर कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट लगाओ बेटे, वो नहीं मतलब टेबल जो बनी हुई है, हाँ टेबल पे लेके आओ, ये बस ठीक है, ठीक टेबल और ग्राफ पे ले आओ बस, ठीक है। देखिए अभी हमने जो डिफिनेशन आपको लिखाया, तो हमने क्या लिखा है डिफिनेशन में कि उदासीनता वर्ग वह बिंदु है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं, यहाँ लेकिन हमने दो वस्तुएं ली हुई हैं, सीरियल्स और कुकीज, मतलब दाल के बारे में और बिस्कुट्स के बारे में। तो यहाँ हमने केवल दो लिए हुए ताकि हम आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो इन्होंने अब मान लीजिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग क्या है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन, संयोगों को हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन को हिंदी में संयोग कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, मतलब विभिन्न कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। फिर इसके आगे हमने क्या लिखाया, फिर इसके आगे हमने क्या लिखाया, नहीं अब उसमें आगे डिफिनेशंस की एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। फिर हमने डिफिनेशन में आगे ये कहा कि जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन जितने भी हैं, इससे उपभोक्ता का पेट भर जाएगा। जो हमने बताया ना कि एक भूखा व्यक्ति आपके सामने बैठ गया है टेबल पे, अब उसको भूख लगी हुई, तो उसको इतने कॉम्बिनेशंस में से आप दे देंगे तो उसके इस कॉम्बिनेशन से उसका भूख पूरी हो जाएगी, तो उसके मतलब उसको संतुष्टि मिल जाएगी। इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट दे दें कि उससे उसका पेट भर जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम अपनी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कहते हैं दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी डिफिनेशंस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसी कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें, तो ये जो ग्राफ पे बनाने का ये जो कर्व हमें मिला हुआ है, पॉइंट ए बी सी डी को जो हमने जोड़ दिया, तो जो हमें ये कर्व प्राप्त हुआ है, इसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इंडिफरेंस कर्व की मान्यताओं पर आ जाओ बेटा, एजप्शंस पर आ जाइए, इंडिफरेंस कर्व के एजप्शंस पे। देखिए इंडिफरेंस कर्व की मान्यताओं में क्या क्या, पहली मान्यता ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया है, वो हमने ये मान लिया है कि कंज्यूमर केवल दो ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है, ठीक है। ताकि हम सिंपली मतलब देखो तीन कमोडिटी ले लोगे तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ पे थ्री डायमेंशनल ग्राफ बनाना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। फोर फोर डायमेंशनल ग्राफ बनाना, मतलब थ्री विमीय ग्राफ बनाना, या ना चार विमीय ग्राफ बनाना, वो काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम ग्राफ की सिंप्लिसिटी के लिए उसको हम ये मान लेते हैं कि दो कमोडिटीज केवल कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है। और कंज्यूमर के पास जो इनकम है, जो कंज्यूमर जो इनकम उसकी जो मंथली इनकम है, या हाँ, तो वो इनकम हम ये मान लेते हैं कि फिक्स है, कि वो अपनी फिक्स इनकम से ही जो है सारी चीजें उसको इस तरीके से एलोकेट कर रहा है कि वो खरीद सके, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है, अब फिक्स इनकम से मतलब ये हो गया कि मतलब एक महीने जिस जिस मंथ की हम स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर के बारे में, जैसे सपोज करिए कि हमने आपके आपके घर की कंज्यूमर एक्सपेंड आपके घर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कि हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि जिस महीने आपके घर के टोटल एक्सपेंडिचर की स्टडी कर रहे हैं, उस महीने में ये मान लेंगे कि जो पिछला रिकॉर्ड आपका है कि आपके यहाँ 10,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, तो वो 10,000 पर मंथ को ही हम फिक्स मान के ही स्टडी करेंगे। ऐसे नहीं मान लेंगे कि मतलब जिस मंथ हमने स्टडी स्टार्ट की, पता चला उस मंथ आपके यहाँ की फैमिली इनकम जो है 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गई, तो वो हम स्टडी फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे हमारा एनालिसिस जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मान लेते हैं कि वो उसकी इनकम जो है उस जिस मंथ के लिए हम स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर के बारे में, तो उस मंथ की उसकी जो इनकम है, उस पर्टिकुलर टाइम की जो इनकम है, जिस टाइम पे हम उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में उसकी इनकम फिक्स है, ठीक है। और वो अपनी जो इनकम है, वो अपनी इनकम जो है दो ही कमोडिटी पर ही एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, दो से ज्यादा कमोडिटी पर एक्सपेंड
नहीं कर रहा है, या तो वो अपनी इनकम पूरी इस पर स्पेंड कर दे रहा है, और या तो वो इसका कुछ हिस्सा सेव कर ले रहा है। लेकिन सिंपली ये मान लेते हैं ताकि हम एनालिसिस आसानी से कर सके कि कंज्यूमर अपनी इनकम का टोटल पार्ट जो है दोनों कम्युनिटीज पे एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद ताकि हम इसको स्टडी आसानी से कर सके, अब इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है रेशनल कंज्यूमर। तो रेशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि विवेकपूर्ण उपभोक्ता। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि विवेकपूर्ण उपभोक्ता। अब विवेकपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए कोई भी हम किसी के बारे में जब स्टडी करते हैं, जब कोई चीजें जब कहते हैं, तो ये मानते हैं कि वो जो डिसीजन लेगा वो रेशनल रेशनल मतलब अपने विवेक से डिसीजन लेगा, ना कि जो है मतलब मूर्खता में। जैसे फॉर एग्जांपल जब वोटिंग की बात आती है कि वोटर्स जो है अपना वोट डालेंगे, तो किसी तरीके के बहकावे में नहीं आएंगे, कोई की लालच में नहीं आएंगे, अपने 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 माइंड का इस्तेमाल करेंगे, जिसको वो सही समझेंगे उसको वोट देंगे। और ना, तो ये हम एक तरीके की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो जो वोटर होगा वो रेशनल होगा। लेकिन जबकि एक्चुअली में क्या होता है कि वोटर्स जो अपना वोट डालने जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अरे सब क्या कर रहे हैं, सब इसको वोट डाल रहे हैं, अच्छा हम भी डाल देंगे। या फैमिली में जिसको देखेंगे, अच्छा फैमिली में सब इसको वोट डाल रहे हैं, चलो अच्छा हम भी डाल देते हैं। तो वो जो है क्या होता है, वो बायस्ड हो जाता है, वो आपका रेशनल आपका बिहेवियर नहीं हुआ। तो कंज्यूमर इसी इसी तरीके से कंज्यूमर के बारे में माना जाता है, कंज्यूमर जब किसी कम्युनिटीज पे जब एक्सपेंड करता है तो वो रेशनली एक्सपेंड करता है, ताकि उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके वो मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, नाउ फिर इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है नॉन सैटिएटिव पॉइंट। नॉन सैटिएटिव पॉइंट का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर अभी जब उसने अपना उसके बारे में जब हमने एनालिसिस स्टार्ट की या उसके बारे में हमने स्टडी स्टार्ट किया, तो कंज्यूमर की वांट्स अभी पूरी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। ठीक है, कंज्यूमर अभी वांट सेटिस्फाइड करना चाहता है। ठीक है, नॉन सैटिएटिव का मतलब होता है कि ही इज द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी उसकी वांट सेटिस्फाइड नहीं की गई, नहीं तो पता चला अगर हमने स्टडी स्टार्ट की उसकी वांट्स पहले से ही सेटिस्फाइड है, तो वो जो है कोई हमें रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके से जो है मान लेते हैं कि कंज्यूमर का उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो इससे जो है इस स्थिति में क्या करेगा वो, जब उसकी संतुष्टि पूरी नहीं हुई होगी, तो उसके सामने जब कोई कमोडिटीज प्रेजेंट की जाएगी, तो वो हो सकता है कि एक कमोडिटी की जब डिमांड करे तो वो दूसरे से ज्यादा करे या दूसरे से कम करे। जैसे हमने बताया था ना कि सेब और केले का एग्जाम्पल हमने दिया था कि भूखा व्यक्ति आपके सामने बैठा है, हो सकता है कि उसको सेब बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन उसको खाना दोनों है, तो वो करेगा क्या कि आपसे कहेगा भाई सेब हमें ज्यादा दे दो और केले हमें कम दे दो। तो एक तरीके का उसको आपका आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि वो सेब की अमाउंट इसलिए ज्यादा मांग रहा है क्योंकि वो सेब को ज्यादा प्रेफर करता है ना। उससे आपकी उस जब वो ऐसा कहेगा आपसे कि हमें सेब ज्यादा दे दो और केले कम दे दो, तो उसकी प्रेफरेंस के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि उसके वो सेब को ज्यादा प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू द बनाना। ठीक है, केले से ज्यादा वो सेब को प्रेफर करता है। इसी तरीके से जब उससे ये कहा जाएगा कि अच्छा जो है एक सेब के बदले कितना मतलब एक केले के बदले कितना सेब छोड़ने के लिए तैयार हो, तो वो कम ही सेब छोड़ने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि उसको सेब ज्यादा पसंद करता है वो, है ना। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी, इसके बारे में ये थोड़ा बढ़िया टर्म्स है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेन करने का इसका ट्रांजिटिविटी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो तरीके जब कोई उसके साथ जब वो आपको प्रेफरेंस अपनी बताएगा, ठीक है, वो अपनी जब प्रेफरेंस बताएगा तो उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी। एक टाइम पीरियड में जो अपनी वो प्रेफरेंस बताएगा वो कंसिस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल उसको हमने 3 कमोडिटी दे दी है, ठीक है, 2 की जगह हमने उसको 3 कमोडिटी सपोज करी दे दिया है कि एक्स, वाई और जेड। ठीक है, 3 कमोडिटी हमने जब उसको दे दिया, तो 3 कमोडिटी में उसने किया क्या, उसने कहा कि हम प्रेफर करते हैं, या चलो नाम ले लेते हैं कोई चीज का, 2 चीजें हमने अपने सामने रखी हुई है, सेब और केले, और फिर उसके बाद एक चीज और रख लेते हैं हम लोग, ऑरेंजेस मतलब संतरा। ठीक है, तो संतरे को भी हमने टेबल पे रख लिया उसके सामने। अब उससे ये पूछा गया कि ये बताओ भाई सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करते हो, तो वो उसने कहा सेब को। ठीक है, आंसर दिया। फिर उसने कहा कि अच्छा सेब और केले में सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते हो, तो उसने कहा कि सेब को। चलिए पहला आंसर मिल गया। फिर उससे ये पूछा गया कि केले और संतरे में किसको प्रेफर करते हो, तो उसने, बेटा आवाज आ तो रही, मेरी सारी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, नरेश कुमार, नरेश कुमार जी का मैसेज है कि आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? चलिए बेटा, हो सकता है आपका नेटवर्किंग इशू हो।
तो दूसरा उससे एग्जाम्पल ये पूछा गया, पहले तो सेब और केले में पूछा गया, तो सेब और केले में उसने किसको प्रेफर किया, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी, बताओ बेटे आप लोग, एप्पल को। अब फिर उसके बाद केले और संतरे में जब हमने पूछा कि सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करते हो, तो उसने कहा केले को, ठीक है। तो अब इससे हमें एक चीज ये भी पता चल गया कि वो अब सेब मतलब सेब को संतरे से ज्यादा भी प्रेफर करता है, एक तरीके का ये भी तो हमें फाइंड आउट मिल गया ना। क्योंकि जब उसने कहा कि केले केले और सेब उसके सामने रखोगे तो वो सेब उठाना पसंद करेगा। फिर केला और क्या नाम है, संतरा अगर उसके सामने रखोगे तो वो केला उठाना पसंद करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब सेब और संतरा उसके सामने रख दोगे तो भी वो सेब उठाना पसंद करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेब को प्रेफर करेगा केले से, और केले को प्रेफर करेगा संतरे से, और इस तरीके से सेब को प्रेफर करेगा संतरे पे। तो ये उसकी जो चॉइस है वो एक तरीके के कंसिस्टेंट है, ठीक है। इसकी चॉइस जो है वो क्या कंसिस्टेंट है। अगर उसने उल्टा कर दिया, सपोज करिए कि उसने स्टडी के दौरान पहले तो कह दिया कि हम ऐसा करेंगे, मान लीजिए स्टडी के दौरान उसने उल्टा कर दिया, उसने जो है अपनी चॉइस बदल दी, तो उसकी चॉइस क्या हो जाएगी, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, मतलब असंगति उसकी चॉइस हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़िए। हाँ, अब इसके बाद हम फीचर्स पे आ जाते हैं, फीचर्स ले आओ। हाँ, फीचर्स ले आओ। हम्म। अब देखिए यहाँ जो है इंडिफरेंस कर्व हमारे सामने दिया हुआ जो है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके पीछे डाउनवर्ड स्लोप होने का सेंस ये है कि जब वो दो या दो से अधिक कम्युनिटी के जब कॉम्बिनेशंस को वो चुनता है, तो आप लोग ये देखेंगे कि जैसे वो किसी कमोडिटीज की जब क्वांटिटी बढ़ाएगा, तो उसको करना क्या पड़ेगा, दूसरी क्वांटिटीज जो उसके सामने इंक्लूड है तो उसकी क्वांटिटी उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि वो एक एक क्वांटिटी बढ़ा के वो दूसरी की क्वांटिटी कम करके तभी दोनों के कॉम्बिनेशंस को वो बना पाएगा। तो जैसे जैसे एक कम्युनिटी की क्वांटिटी बढ़ाता है तो दूसरी कम्युनिटी की क्वांटिटी उसको घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो रिप्लेसमेंट चलता है, इसकी वजह से हमारा जो आईसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। दूसरा चीज, आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब ना अक्ष की ओर उन्नतोदार होता है। पहले तो ऊपर हिंदी वाले में लिख लें, मतलब उदासीनता वक्र सदैव बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उदासीनता वक्र अक्ष की ओर उन्नतोदार होता है। उन्नतोदार होने का मतलब ये हो गया कि वो उसको जब आप मैप पे जब बनाएंगे, तो वो एक तरीके का उसका प्याला शेप्ड होता है ना, प्याला जैसे आप लोग देखते हैं चाय का प्याला जो है उसमें हल्का सा स्लैंटिंग टाइप का होता है, ये देखिए। तो वो इसका ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर ये उन्नतोदार, उन्नतोदार मतलब हल्का सा इसका जो मिड मिड वाला पॉइंट देखेंगे तो वो ओ ओरिजिन की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। इसका ये देखिए, ये जो मिड इसका पॉइंट है वो हमेशा उसकी ओर झुका होता है। फिर इसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हम ऊपर एक मैप पूरा बना देंगे इंडिफरेंस कर्व का, मतलब 8-10 इंडिफरेंस कर्व मान लीजिए हमने एक साथ बना दिया। तो इंडिफरेंस कर्व हमने, हम जो 8-10 इंडिफरेंस कर्व एक साथ जब बना देंगे एक के ऊपर एक, तो जैसे जैसे आगे के इंडिफरेंस कर्व पे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो दो कम्युनिटीज जो साथ में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो दोनों कम्युनिटीज जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती है, ठीक है। दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट टू ईच अदर अप टू ए डिग्री। एक केवल डिग्री तक ही एक दूसरे के स्थान पर उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के स्थान पर पूर्णतया प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। दे आर नॉट फुली सब्स्टिट्यूटेड। इसी वजह से जो है इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज ये भी है कि इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जो कम्युनिटीज होती है, जो एक्स एंड वाई कम्युनिटीज होती है, वो उसको कॉन्टिन्यूसली डिविजिबल बना दिया जाता है। मतलब उसको वो एक इंडिफरेंस, एक इतने कॉम्बिनेशन उसके बनाए जा सकते हैं कि उसको इतनी तरीके से डिविजिबल किया जा सकता है कि वो इन्फिनिटली डिविजिबल होती है, वो एक तरीके का ये कह सकते हैं।
कि उसको अनंत रूप से विभाजित किया जा सकता है। जिससे उसके पॉइंट्स बना सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से होती है। तो यही कारण है कि वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। ठीक है? इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो है जो गुड्स होती है वो कॉन्टिन्यूअसली डिविजिबल होती है। ठीक है? ये पॉइंट नोट कर लेना सुगुन जी। एक दूसरे का टच इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली डिविजिबल होती है। हाँ, परफेक्टली डिविजिबल होती है। ठीक है? या कॉन्टिन्यूअसली डिविजिबल हम लोग कहते हैं। और ऊपर जो है सब्स्टिट्यूट्स फुली सब्स्टिट्यूट नहीं होती, इस वजह से एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। ठीक है? इसके बाद जो है आईसी नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये चीजें इतना आपका यहाँ तक पूरा पॉइंट हो गया। अब उसके बाद जो है यूजर्स पे आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं यूजर्स की। तो इसको वन बाय वन करके यूजर्स लिख लीजिए। और फिर अब आप हटा लीजिए, हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है? आप प्रेजेंटेशन हटा लीजिए। और इसमें बेटा कुछ चीजें यूजर्स में गलत लिखी है आपने, इसको पॉइंट इम्प्रूव कर लेना। ठीक है? अभी बताएंगे, इसको इम्प्रूव कर लेना। देखिए हम लोग टेबल सबको सीट जो है विजिबल है। चलिए, तो हमने ये कहा उपयोग ना, उदासीनता वर्ग के उपयोग क्या क्या है। देखिए सबसे पहला जो उपयोग है उदासीनता वर्ग का, वो है उपभोक्ता संतुलन में। जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उपभोक्ता को संतुलन पाने में जो है उदासीनता वक्र का हम उपयोग करते हैं। ठीक है? अब ये कैसे करते हैं, ये चीजें हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने के लिए इसको उपयोग करते हैं। ठीक है? उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने के लिए हाँ वही कर लीजिए। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन वो अलग है बेटा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो हमें इंडिफरेंस कर्व देगा ना। संतुलन की बात अलग है, इक्विलिब्रियम अलग है। ठीक है? और दूसरा हमारा पॉइंट है कि उपभोक्ता बचत को फाइंड आउट करने के लिए उपभोक्ता बचत, कंज्यूमर सरप्लस, ये बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है? टू ऑब्टेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए इसको यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, दिस इज नॉट यूज टू ऑब्टेन द प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हो गया, सॉरी। हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट यूज फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आपने लिखा था शायद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लिखा था, एम आई राइट? हाँ, तो वो नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है? दूसरा चीज इसमें यह है कि कंज्यूमर सरप्लस को फाइंड आउट करने के लिए, उपभोक्ता बचत को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। वहाँ यहाँ बड़े ये प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए यूज होता है। ठीक है? मतलब उत्पादक बचत। ये सब अभी आपके स्टडी का पॉइंट नहीं है। ठीक है? ये सब आप आगे जब हायर लेवल पे आएंगे तब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसको जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वो ये फाइंड आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अ, क्या नाम है, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स। जो आपने टैक्सेशन लिखा है वो सही है, टैक्सेशन में यूज होता है इसको, डायरेक्ट टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में
प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के बीच चुनाव करने के लिए, टू मेक द चॉइस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्सेशन में इसका यूज करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से कौन सा बेटर होता है लगाने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंस कर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसको हम सब्सिडी में भी यूज करते हैं कि गवर्नमेंट के सामने मान लीजिए क्वेश्चन है कि वो जो सब्सिडी देना चाहें, अनुदान देना चाहें, ठीक है, अनुदान सहायता, अनुदान सहायता किस रूप में गवर्नमेंट दे। ठीक है, गवर्नमेंट अगर अनुदान सहायता सब्सिडी देना चाहती है तो वो किस रूप में दे, वो वस्तु के रूप में दे, वस्तु के रूप में मतलब इन काइंड फॉर्म, और या मुद्रा के रूप में दे। मतलब आप गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट कैश दे दे, एग्जाम्पल अभी इसको देते हैं, हो सकता है शायद समझ में आ जाए, इन कैश। जैसे आपको गवर्नमेंट क्या करती है, राशन कार्ड के माध्यम से आपको गेहूं, चावल और जो जो चीजें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा देती है, मतलब आपको गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो आपको वस्तु के रूप में दे रही है। यही गेहूं चावल ना देके गवर्नमेंट आपको उसके स्थान पे आपको पैसा दे दे कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल हम आपको देंगे, उसके बदले 5 किलो गेहूं का पैसा और 5 किलो चावल का पैसा आपको जो है गवर्नमेंट कैश आपके हाथ में दे दे, तो वो हो जाएगी कैश सब्सिडी। तो गवर्नमेंट के सामने ऑप्शंस, इसको पता करने के लिए गवर्नमेंट इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल करती है। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा फिफ्थ पॉइंट जो है, आपने उसमें शायद ये लिख दिया है कि ये इंडिफरेंस कर्व को जो है हम रिस्क की चॉइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेटा वो पॉइंट गलत है आपका। हम इसको जो है रिस्क चॉइस एनालिसिस में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिस्क चॉइस एनालिसिस में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अनेबल आपने लिखा है बेटा, हाँ वो एबल कर दीजिए। जोखिम है ना, चुनाव का विश्लेषण, ये 5 पॉइंट आपके यूजर्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब जो है इसके बाद हम इस्तेमाल, अब इसके बाद थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दे तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका यहाँ से लास्ट पॉइंट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिसको ना समझ में आएगा वो पूछ लेगा, और एक एक बार में कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, इसको 2 बार 3 बार आप लोग देख के अपने इसको लेक्चर पे हमने इसीलिए अपलोड कर दिया, उस पे सारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबको हमने उस पर अपलोड कर दिया है, ताकि आप लोग आसानी से उस पर देख के अपनी चीज़ों को समझ सकें। स्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो इसको सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर दें। सपोज करिए कि 2 कमोडिटी है एक्स ऑन वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जाता है कि आप एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी को पाने के लिए वाई क्वांटिटी की, मतलब वाई कमोडिटी की मात्रा को पाने के लिए एक्स की कितनी क्वांटिटी आप छोड़ने के लिए तैयार हो। इसका सिंपल सा एक उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि जो है, जैसे आपके पास बचपने में जब आप लोग छोटे-छोटे थे, तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस होता था कि आप काली वाली पेंसिल उठा लो या फिर लाल वाली पेंसिल उठा लो। तो आपके सामने दोनों रख दिया जाता था कि आप जो है दोनों में से कोई भी जितनी-जितनी उठानी है आपको 2-2 पीस उठा लो, लेकिन अगर ज़्यादा उठाओगे तो मार भी खाओगे। तो उस तरीके का एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कह लें कि आपके सामने उस समय अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता कि 3
काली पेन है और 3 काली पेंसिल है और 3 रेड पेंसिल है आपके सामने रखी हुई है, ठीक है? और आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको हम आपके सामने जो है, ये आपको रेड पेंसिल बहुत पसंद है, आपने रेड पेंसिल ले ली है और ब्लैक पेंसिल आपको थोड़ा कम पसंद है, इसलिए आपने उसकी 2 पेंसिल उठा ली है, 3 पेंसिल आपने अपनी उठा ली है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि अगर आप वाई पेंसिल मतलब जो ब्लैक पेंसिल है, उसको पाने के लिए रेड पेंसिल की कितनी क्वांटिटी आप छोड़ने के लिए तैयार हो? मतलब रेड पेंसिल की कितनी क्वांटिटी आप हमको दे सकते हो? तो आप कहोगे सर हम जो है क्या नाम है वाई की 3 आप हमें जो है रेड वाले की हम केवल एक ही क्वांटिटी छोड़ेंगे ताकि हमें वाई की 2 क्वांटिटी मिल जाए। या फिर अगर हम एक ही पेंसिल छोड़ेंगे ताकि हमें ब्लैक वाले की 3 पेंसिल दो, तब हम आपको जो है रेड वाली 1 दे देंगे। जैसे कि आपके सामने जो दोस्त आपका भाई बैठा हो, वो कह रहा है कि नहीं हम मुझे रेड वाली चाहिए। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, आप जो है ब्लैक वाली हमें 3 दो, तब हम आपको रेड वाली 1 देंगे। तो ऐसा कह दें आप, या आप ये कह दें कि हमें जो है ब्लैक वाली 4 अच्छा दो, तब हम आपको रेड वाली 1 देंगे। तो ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का जो है मतलब सैक्रिफाइस है। एक एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का सैक्रिफाइस करना। तो इसको हम लोग अपने इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में जब लेके आते हैं, इकोनॉमिक्स टर्म्स में लेके आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है? तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वाई, द अमाउंट ऑफ वाई दैट a consumer is willing to give up। स्क्रीन विजिबल है ना? is willing to give up in order to have one additional unit of y, sorry unit of x। हाँ, मतलब x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की वह कितनी मात्रा छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिए। इसको हम लोग एमआरएस एक्स वाई कहते हैं, और एमआरएस वाई एक्स कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में आप बात, जिसको आप छोड़ना चाह रही हैं तो उसको आगे लिखेंगी, ठीक है, और जिसको आप पाना चाह रही हैं इसको बाद में लिखेंगे। अगर आप इसको इस डिफिनेशन को आप दूसरे तरीके से भी दे सकती हैं। मान लीजिए एमआरएस आपने कर दिया, एमआरएस एक्स वाई कर दिया, तो एक्स जब एमआरएस एक्स वाई कर देंगे तो इसका मतलब हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वाई एंड एक्स। ठीक है, तो दोनों में देखिए अलग अलग हो जाएगा डिफिनेशन। यहाँ पर यहाँ तो जब आप ये वाली जो डेफिनेशन हमने लिखाई है, द अमाउंट ऑफ वाई दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप इन ऑर्डर टू हैव वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई है। ठीक है, आप आप जो है फिर ये वाली जब डेफिनेशन लिखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एक्स दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप इन ऑर्डर टू हैव वन एडिशनल यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। हिंदी वाले लिख लें। हाँ, हिंदी वाली जल्दी से लिखिए, क्योंकि मेरे सिस्टम का अब जो है बैटरी भी लाइट नहीं आ रही है और बैटरी भी बहुत कम बची हुई है। 10-5 मिनट हम क्लास और करने वाले हैं, और जिनका प्रेजेंटेशन बाकी है वो कल होगा। ठीक है, तो तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर, हम इसको, हाँ, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जो यह प्रदर्शित करती है कि वाई वस्तु की वह मात्रा, वाई वस्तु की
वह मात्रा y वस्तु की वह मात्रा जो x की y वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़ने को तैयार है। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता x वस्तु के अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़ने को तैयार है, इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो है इसको सरल शब्दों में ये कहते हैं कि जो है दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू गुड्स। दिस इज द exchange rate this is the exchange rate between two goods। टू गुड्स में एक तरीके का एक्सचेंज रेट है कि मतलब एक को आप दोगे दूसरे को ले लोगे, यही तो हुआ ना। और ये एक्सचेंज रेट किसकी है? कंज्यूमर की है। ये कंज्यूमर की एक्सचेंज रेट है क्योंकि इस रेट में कंज्यूमर आप पास में एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, मतलब एक दो कम्युनिटी से एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद जो है हम लोग कल इसका हिस्सा जो भी पढ़ेंगे। कल किनका प्रेजेंटेशन है? मुंतहा नदीम जी का है। और कौन सा टॉपिक है बेटा? आपका कौन सा टॉपिक है?